कोलकाता में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सफर। हुगली नदी के भीतर करीब 16 मीटर का है मेट्रो का सफर, 16 किलोमीटर का है मेट्रो का सफर। पश्चिम बंगाल को पीएम ने दिया 15,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का तोहफा। अब से थोड़ी देर में बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में प्रधानमंत्री की जनसभा। अपनी व्यथा सुनाने और इंसाफ की आस में पीएम से मिलने के लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने किया बारासात का रुख। बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार के बेतिया में हजारों करोड़ रुपए की रेल, सड़क और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 94 प्रख्यात कलाकारों को 2022 और 23 के लिए प्रदान करेंगी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को अकादमी रत्न से भी करेंगी सम्मानित। रक्षा मंत्री और नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में आज लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में होगी नौसेना के नए बेस आईएनएस जटायु की तैनाती। तो वहीं कोच्चि में आईएनएस गरुड़ पर स्क्वाड्रन के रूप में कमीशन होगा MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। सियोल में हुए भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन। कहा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में आई है और मजबूत। और कई राज्यों में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी। 8 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं खबर। और बड़ी खबर आ रही है संदेश खाली से। संदेश खाली में ईडी टीम पर हमले का मामला, अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया जा चुका है। बंगाल सरकार को चीफ जस्टिस से आग्रह करने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने अपनी याचिका लगाई है इस फैसले के खिलाफ। कल हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था। सीबीआई को केस सौंपने के पक्ष में नहीं है ममता सरकार। चीफ जस्टिस के सामने आग्रह करे बंगाल सरकार। जस्टिस खन्ना का कहना है कि बंगाल सरकार को वापस चीफ जस्टिस के सामने अपनी गुहार रखनी होगी। जस्टिस खन्ना की बेंच के सामने आज ये केस रखा गया था। बंगाल सरकार की ओर से अभी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह मामला रखा और अब बंगाल सरकार को आदेश दिया गया है कि आप बंगाल के चीफ जस्टिस के पास जाकर के उनके सामने अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने ये पूरा मामला रखा था और अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ये मामला रखा और जल्दी ही सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अब ये फैसला आ गया। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, एक बहुत बड़ा धक्का पश्चिम बंगाल सरकार को लगा है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बिल्कुल, देखिए 2 दिन यहाँ पर ये कोशिश की गई बंगाल सरकार की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे या कोई एक समय सीमा तय कर दे कि आखिर बंगाल पुलिस के पास जो भी रिकॉर्ड या जो भी अभी तक की मटेरियल है वो हैंडओवर करने के लिए एक टाइमलाइन दे दे। लेकिन कल भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उस वक्त तुरंत दखल देने से इनकार कर दिया और अब ये जो आज मेंशन किया गया अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बेहतर होगा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने जाकर के इस मामले को उठाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कोई भी हियरिंग चाहते हैं, अर्जेंट हियरिंग चाहते हैं, तो आपको चीफ जस्टिस ही उसके लिए एक दिन तय करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते सीजीआई के पास ही ये जिम्मेदारी है कि वो कौन सा केस किस बेंच को के पास लिस्ट करने के लिए कहेंगे और कब वो लिस्ट किया जाएगा। ये दोनों ही प्रेरोगेटिव हम कहें कि सीजीआई के हैं। इसीलिए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि वो फिलहाल कोई इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जाके रखें और वहां से किसी डेट की मांग करें। लेकिन बंगाल हाई कोर्ट ने तो कहा है कि इसको तुरंत ही जो जांच है सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। ऐसे में क्या ये मामला अब प्रदेश सरकार को इस पर फैसला नहीं लेना होगा? बिल्कुल, देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंपे जाएं, जो भी कुछ अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है वो सौंपी जाए।
यही वजह है कि बंगाल सरकार जल्द से जल्द इस पर अंतरिम रोक चाहती है। और इसमें जो एक तथ्य ये भी है कि इससे पहले देखिए, जब बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके ये भी कहा था कि सीबीआई स्वतः संज्ञान लेकर के कई मामलों की जांच कर रही है, जबकि उसने जो एक जनरल कंसेंट होता है वो विड्रॉ कर रखा है। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर पर ये सारी चीजें लागू नहीं होती। अगर हाईकोर्ट किसी मामले को सीबीआई को रेफर कर रहा है तो राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए, और जो भी उसके पास दस्तावेज हैं, जो भी अभी तक की प्रोग्रेस है, या जो एक्यूज है उसकी कस्टडी, वो सब सीबीआई को हैंड ओवर करनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बंगाल सरकार इससे बच रही है। अब चीफ जस्टिस क्या आश्वासन देते हैं बंगाल सरकार के वकील को, वो देखना होगा जब ये मामला दोबारा मेंशन किया जाएगा सीजीआई के सामने। लेकिन कानूनी स्थिति क्या बनती है विकास, क्योंकि तत्काल प्रभाव से कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि आपको सीबीआई को जांच सौंप देना चाहिए, और शाहजहां शेख जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको भी अब सीबीआई के हवाला किया जाना चाहिए। ऐसे में क्या ये टाइम ले सकती है पश्चिम बंगाल सरकार? कानून क्या कहता है? देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हाईकोर्ट कह रहा है कि विद इमीडिएट इफेक्ट तो उनको तुरंत ही करना चाहिए। लेकिन क्या कारण है राज्य सरकार इससे ऐसा नहीं करके सुप्रीम कोर्ट आके प्रोटेक्शन मांग रही है कि वो इस वक्त इस तरह से जो भी अभी तक की जांच की प्रगति है या एक्यूज की कस्टडी है उसको भी सौंपने से क्यों बच रही है? इसका बेहतर जवाब बंगाल सरकार ही दे सकती है। लेकिन जब हाईकोर्ट ये कहता है कि तुरंत आप सारी जांच हैंडओवर करें, तो सभी मामलों में देखा गया है कि सीबीआई को राज्य सरकारें जांच, एक्यूज, ये सभी चीजें हैंडओवर कर देती है। बंगाल सरकार की स्थिति अलग है। क्यों स्थिति अलग है, उन्हें ही स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन अब क्या उनके सामने क्या विकल्प बचता है? अब अभिषेक मनु सिंघवी को जब कहा जा चुका है कि आप चीफ जस्टिस सामने जाइए, तो क्या आज ही ये याचिका उनके सामने दायर करेंगे या फिर उसमें भी कुछ वक्त लग सकता है? अजय, अभी तक की जो व्यवस्था हमने देखी है उसमें जो मामले मेंशन किए जाने होते हैं वो या तो एक दिन पहले या सुबह बहुत अर्जेंट है तो अर्ली मॉर्निंग रजिस्ट्रार को भेजे जाते हैं, अर्जेंसी बताई जाती है। पॉलिटिकल मामला है, मुमकिन है कि अभिषेक मनु सिंघवी इसको दोबारा सीजीआई की बेंच के सामने, जब बेंच लंच के लिए उठेगी या लंच के बाद असेंबल होगी, उस वक्त फिर से उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि हमने देखा है कि कोर्ट हमेशा ये कहता है कि आप पहले रजिस्ट्री को अपनी याचिका मेल करें, उसके बाद ही हमसे कोई डेट मांगे, कोई भी अर्जेंसी है तो उसको फिर कोर्ट देखेगा। शुक्रिया विकास, वक्त देने के लिए और तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त प्रधानमंत्री कोलकाता में है, इस वक्त ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा है, और उन्होंने आज भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस का शुभारंभ किया और उसमें सवार भी हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ संवाद भी किया। नए मेट्रो रेल मार्ग का नाम हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड है। ये हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली देश की पहली यातायात सुरंग होगी। हुगली नदी अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों से कोलकाता और हावड़ा शहर को अलग करती है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें मेट्रो के कर्मचारियों और साथ ही साथ छात्रों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। हमेशा की तरह देखा जाता है कि जब वो मेट्रो ट्रेल या रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करते हैं तो बच्चों के साथ संवाद उनके कार्यक्रम का एक अभी तक अभिन्न हिस्सा रहा है, और श्रमजीवियों के साथ भी लगातार उनके अनुभवों को वो सुनते रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। आपको बताएं कि ये जो रेल मार्ग बनाया गया है अंडर वाटर, इसका हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। ये रेल मार्ग करीब 5 किलोमीटर लंबा है। ये हावड़ा मैदान को आईटी हब, कोलकाता का आईटी हब जो कि सॉल्ट लेक है उसके सेक्टर 5 से जोड़ता है, जहां पर कई सारी आईटी कंपनियां और हज़ारों की संख्या में लोग काम करते हैं, और उनके आने जाने का मार्ग और सुगम होगा। भारी उत्साह, गर्मजोशी के साथ लोगों ने आज सवेरे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। आज बंगाल के लिए बहुत ही विशेष दिन इसलिए है क्योंकि न केवल कई हज़ार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है, बल्कि आज संदेश खाली का जो मामला है वो भी
केंद्र में रहने वाला है। और आपको बताएं कि आज कोलकाता में करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत और शिलान्यास का जो कार्यक्रम संपन्न किया गया, उसमें प्रधानमंत्री ने पिंपरी चिंचवाड़ और निगड़ी के बीच चलने वाली पुणे मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के विस्तार की आधारशिला रखी। और बारासात में आज होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होने के लिए संदेश खाली की महिलाएं आज बेहद उत्साहित हैं। आज सुबह से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बारासात के लिए रवाना हुई। इन सभी महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार की पुलिस संदेश खाली के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बचाने में जुटी। हालांकि शेख की गिरफ्तारी संदेश खाली मामले में नहीं बल्कि ईडी टीम पर हमले के आरोप में हुई है। याद होगा कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था तो उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई थी उसमें इस बात का जिक्र नहीं था कि महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न किया गया है उस मामले में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ईडी के खिलाफ जो हमला हुआ था जनवरी में उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया कि इसको सीबीआई को सौंपा जाए, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार पहुंची। और आज अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि आपको बता रहे थे हमारी बड़ी खबर में कि उसको कहा गया है कि अब आप चीफ जस्टिस के सामने रखें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं समाचार। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के बाद आज बिहार का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी वहां बेतिया में कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सड़क, रेल और तेल और गैस से जुड़ी इन परियोजनाओं से आर्थिक और सामाजिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में रेल, सड़क और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार राज्य और पड़ोसी देश नेपाल में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। पीएम मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सबसे बड़ी खुशी यहाँ के किसानों की है, क्योंकि 350 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट करके किसानों को बहुत बड़े सौगात देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। यह पूरा गन्ना उत्पादन का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और अब सुगौली और लौरिया को मक्के से एथेनॉल के लिए जो 132 करोड़ की फैक्ट्री लग रही है, वह सैकड़ों करोड़ का लाभ हमारे किसानों को देगा। पीएम कई सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर पटना में दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज निर्माण की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कई रेल परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। पीएम नरकटियागंज, गौनाहा और रक्सौल जोगबनी के बीच 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम बेतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखेंगे। नरकटियागंज से गौनाहा तक की जो आमान परिवर्तन था, उस परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और 2 नई ट्रेनों का भी शुभारंभ करेंगे। एक ट्रेन चलेगी गौनाहा से नरकटियागंज और दूसरी ट्रेन चलेगी रक्सौल से जोगबनी, जो कि चंपारण को कोसी और मिथिलांचल से और सीमांचल से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में महिलाएं और युवा
बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे न सिर्फ युवाओं और महिलाओं का उत्साह देखा जा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीविका दीदी, लखपति दीदी को सामने पाकर अभिभूत नजर आ रहे हैं। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ चंपारण से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। लखनऊ के काकोरी इलाके में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। घायलों की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। हादसे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है और बचाव अभियान जारी है। उधर झारखंड में दुमका पुलिस ने हाल ही में हुए विदेशी महिला पर्यटक के साथ हुए गैंगरेप मामले में 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने वारदात के अगले दिन ही गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस पूरे मामले की बारीकी से तफ्तीश की जा रही है। हम लोगों को मिली, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचा। रात्रि 1-1:30 बजे हम लोग ने उन लोगों से संपर्क किया और सारी बातों को उनसे सुना, समझा। उसके बाद घटनास्थल पर गया, वहां का मुआयना निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात टीम बनाया। टीम के बाद लगातार छापामारी किया, जिसके फलस्वरूप दूसरे दिन ही 2 तारीख को ही हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और काफ़ी लगातार छापामारी अलग अलग टीम बनाकर हम लोगों ने करता रहा और फाइनली उन्होंने अपनी पुनर्बयान दिया। उसमें और भी बातें बताई और लगभग वो अभियुक्तों की कन्फेशन और उनके द्वारा बताए गए बातों से 8 लोगों की पुष्टि हुई। भारतीय नौसेना के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज लक्षद्वीप में नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को INS जटायु के रूप में तैनात किया जाएगा। ये आयोजन रणनीतिक रूप से बेहद मायने रखता है। जटायु की तैनाती लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे द्वीपों में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ की परिचालन कमान के तहत की गई थी। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइंस SLOC तक फैला हुआ है। ये बेस परिचालन पहुंच को बढ़ाएगा और पश्चिमी अरब सागर में एंटी पायरेसी और एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशंस की दिशा में भारतीय नौसेना की मदद भी करेगा। कावारत्ती में INS द्वीप रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस बन गया। एक तरफ INS जटायु तो दूसरी ओर MH-60 RC हॉक्स, जिसे आज कोच्चि में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। सी हॉक्स स्क्वाड्रन को INS 334 के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। सी हॉक्स के शामिल होने से हमारी नौसेना का दमखम और बढ़ जाएगा। हेलीकॉप्टर्स को पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खोज और बचाव, चिकित्सा, निकासी जैसे मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगा, नौसेना की परिचालन पहुंच का भी विस्तार करेगा।
बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। 8 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभावित है। उससे पहले तमाम राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक हो रही है। हरियाणा, हिमाचल, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में बीजेपी को अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का अभी ऐलान करना है। 8 मार्च को भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले इन राज्यों के नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 94 प्रख्यात कलाकारों को साल 2022 और साल 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कलाएं, कठपुतली और संबंध रंगमंच कला के क्षेत्र में प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति इस समारोह में 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न से भी सम्मानित करेंगी। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकारों को उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार साल 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक के प्रतीक हैं, बल्कि निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते रहे हैं। अकादमी पुरस्कार के तहत ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। वहीं अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, विधि और न्याय, स्वतंत्र प्रभार, संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने दक्षिण कोरिया दौरे पर 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हुए। Last year, as you noted, we celebrated the 50th anniversary of the establishment of our diplomatic ties. During our Prime Minister's visit in 2015, our relations were elevated to a special strategic partnership. It is important that we live up to that. We have grown from strength to strength in the years that have passed. We have become truly important partners for each other. And our bilateral exchanges, trade, investments, defense and S&T cooperation have all seen a steady growth. While keeping up the momentum in the traditional areas of cooperation, we would be very much interested now in expanding it to new areas such as critical and emerging technologies, semiconductors, green hydrogen, human resource mobility, nuclear cooperation, supply chain resilience, etc. और अमेरिका में आज सुपर ट्यूसडे है। यहाँ आज 16 राज्यों और एक क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं। अलाबामा, अलास्का, अरकानसास, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, मेन, मैसाचुसेट्स, मिनेसोटा, उत्तरी कैरोलिना, ओक्लाहोमा, टेनेसी, टेक्सास, यूटा, वर्मोंट, वर्जीनिया और अमेरिकी समोआ में सुपर मंगलवार के तहत चुनाव किए जा रहे हैं। अमेरिका में सुपर ट्यूसडे चुनावी साल का सबसे अहम दिन होता है। ये राष्ट्रपति चुनाव में शामिल उम्मीदवारों के लिए एक तरह से निर्णायक दिन माना जाता है। अमेरिका के चुनावी कैलेंडर में सुपर ट्यूसडे का दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि पिछले 36 वर्षों में जिस भी शख्स ने सुपर ट्यूसडे में बाजी मारी, वही राष्ट्रपति की दौड़ के लिए रिपब्लिकन पार्टी का प्रत्याशी चुना गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित कई वेबसाइट्स की सर्विसेज अब बहाल हो चुकी हैं। कल रात करीब 1 घंटे के लिए ये वेबसाइट्स क्रैश हो गई थी, जिससे यूजर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। इस पर एलन मस्क ने मेटा पर तंज कसा और कहा कि हमारे सर्वर तो काम कर रहे हैं। मस्क ने एक्स के जरिए अपनी बात रखी। दरअसल कल मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स ऐप्स डाउनलोड करने, सर्च को रिफ्रेश
नहीं कर पा रहे थे। निराश होकर यूजर्स ने अपनी बातें एक्स पर शेयर की। इसके बाद एक्स के मालिक CEO एलन मस्क को मौका मिल गया और उन्होंने मेटा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आप ये पोस्ट पढ़ रहे हैं तो इसका कारण ये है कि हमारे सर्वर काम कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में 3 लाख से ज़्यादा फेसबुक आउटेज और इंस्टाग्राम के जरिए 47,000 से ज़्यादा आउटेज की रिपोर्ट्स दर्ज की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के MSME सेक्टर के भविष्य को राष्ट्र के भविष्य के रूप में देखती है। केंद्र अपनी ओर से पूंजी से लेकर के प्रतिभा तक विभिन्न मोर्चों पर उनके संसाधन को बेहतर बनाने के लिए बीते 10 सालों में हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी पहल इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। MSME सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापक योगदान देता है। बीते 10 वर्षों में MSME सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा रहा है। केंद्र सरकार MSME क्षेत्र के लिए 5 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें ऋण तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार करने में आसानी और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भावना शामिल है। MSME के बजट में 6 गुना से भी अधिक की वृद्धि की गई है। 26 से अधिक योजनाओं की शुरुआत की गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का बजट 2024-25 में 22,137.95 करोड़ हो गया है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के मुताबिक देश में दिसंबर 2023 तक पंजीकृत MSME की कुल संख्या 3,16,05,581 थी। MSME क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के मुताबिक देश में 4 दिसंबर 2023 तक पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले MSME की कुल संख्या 1,17,36,406 है। फरवरी 2024 तक 1.40 करोड़ से अधिक MSME का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। देश के उद्यमियों को आर्थिक तौर पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने उनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है। ट्रस्ट 20 लाख रुपए तक के ऋण देने के लिए सूक्ष्म नैनो उद्यमों के लिए सहायता और अवसर प्रदान करने का काम कर रहा है। ऐसे ही एक और योजना है PM विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना से कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 30 दिसंबर 2023 तक PM विश्वकर्मा के तहत कुल 48.80 लाख नामांकन किए गए हैं। वहीं कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ PLI योजना को भी मंजूरी दी गई है। मेड इन इंडिया खिलौने के निर्यात को और बढ़ाने के लिए भी सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही MSME सेक्टर के लिए और भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मसलन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, श्री फंड, बुनियादी ढांचा एवं क्षमता निर्माण, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना यानी स्फूर्ति योजना, कौशल विकास योजना, SC/ST और पूर्वोत्तर क्षेत्र में MSME को बढ़ावा देने की योजना, ग्रामोद्योग विकास योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, जिसके तहत विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में MSME की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। कोविड के दौरान विशेष रूप से महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने में भी MSME सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि लचीली और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का MSME सेक्टर यूं ही अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश में बेरोजगारी के मोर्चे पर अच्छी खबर है। सांख्यिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2023 में घट करके पिछले 3 सालों में सबसे कम रही। NSSO की ओर से जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक कैलेंडर वर्ष 2023 में देश की बेरोजगारी दर घटी 3.1% रही, 2022 में 3.6% और 2021 में ये 4.2% रही थी। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 में देश में कोविड महामारी आने के बाद से रोजगार की स्थिति में सुधार हो रहा है।
सर्वे से पता चला कि महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर भी 2021 में 3.4%, 2022 में 3.3% और 2023 में 3% रही। 2021 में पुरुषों के लिए ये 4.5%, 22 में 3.7% और उसके बाद 23 में 3.2% दर्ज की गई। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर घटी है। शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी की दर में कमी आई है। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर में कमी देखी गई है। और साल 2024 में डिजिटल मीडिया रेवेन्यू के मामले में टेलीविजन को पीछे छोड़ सकता है। बिजनेस चैम्बर फिकी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अनुमान है कि डिजिटल मीडिया का रेवेन्यू बढ़कर के 751 अरब रुपए रह सकता है। टेलीविजन का रेवेन्यू घटेगा, 718 अरब रहने का अनुमान है। फिक्की ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर ने जोरदार ग्रोथ दिखाई है और ये 8.1% की ग्रोथ 173 अरब रुपए के साथ 2.32 लाख करोड़ रुपए के पार जा पहुंची है। रिपोर्ट में ये अनुमान जताया गया है कि 2024 में ये इसे पार कर सकती है और इस वर्ष 10% की ग्रोथ रेट के साथ कुल रेवेन्यू 2.55 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2026 के बीच टेलीविजन का रेवेन्यू 3.2% से बढ़ेगा, वहीं डिजिटल मीडिया का रेवेन्यू डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाएगा और इसके 13.5% के दर से बढ़ने का अनुमान है। 2026 तक मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का रेवेन्यू 3.08 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौर के पूर्व काल से ये सेक्टर 21% का ग्रोथ दिखा चुका है, लेकिन टेलीविजन, प्रिंट और रेडियो 2019 के लेवल से भी पीछे चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी सेगमेंट में टेलीविजन के ग्रोथ रेट में 2022 के मुकाबले 2023 में 2% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। टेलीविजन विज्ञापन में 6.5% की कमी आई है क्योंकि गेमिंग और D2C ब्रांड ने विज्ञापन खर्च कम कर दिया है, जबकि डिजिटल विज्ञापन में 15% का ग्रोथ देखने को मिला है। डिजिटल सब्सक्रिप्शन के रेवेन्यू में 9% का उछाल आया है और ये 78 अरब रुपए पर जा पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल लगातार डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाने के बाद देश के नॉमिनल GDP ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ गई है और ये केवल 9% की दर से बढ़ी है, जिसका असर विज्ञापन से होने वाले रेवेन्यू पर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। JP मॉर्गन के बाद अब ब्लूमबर्ग ने भी अपने बॉन्ड इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड्स को शामिल करने का फैसला लिया है। भारत फुल्ली एक्सेसिबल बॉन्ड्स यानी FAR को ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स और इससे जुड़े इंडेक्स में 31 जनवरी 2025 से शामिल किया जाएगा। इसके बाद देश की सरकारी प्रतिभूतियों में अगले 2 साल में 40 अरब डॉलर के विदेशी निवेश का अनुमान है। ये रकम विदेशी निवेशकों के पास मौजूद भारतीय बॉन्ड्स के आकार से भी ज्यादा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 31 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली 10 महीने की अवधि में चरणबद्ध तरीके से संबंधित इंडेक्स में भारत FAR शामिल हो जाएगा। बॉन्ड बाजार के पूरे मूल्य के 10% के शुरुआती वेटेज के साथ ब्लूमबर्ग EM लोकल करेंसी इंडेक्स में ही शामिल होगा। यह अवधि अक्टूबर 2025 में खत्म होगी। तब तक हर महीने FAR बॉन्ड का वेटेज उसके बाजार के पूरे मूल्य के 10% के साथ बढ़ाया जाएगा। ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट 10% कंट्री कैप्ड इंडेक्स में पूरी तरह से शामिल होने के बाद भारत, चीन और दक्षिण कोरिया दोनों के साथ 10% के कैप तक पहुंचने वाले बाजारों में शामिल हो जाएगा। इंडेक्स में 34 भारतीय प्रतिभूतियां शामिल होंगी। बाजार वैल्यू वेटेज आधार पर 6.18 लाख करोड़ रुपए का डॉलर इंडेक्स का 7.26% हिस्सा रखेगा। तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत के डिजिटल परिदृश्य में तेज प्रगति देखी गई है, जो देश की तकनीक प्रेमी भविष्य की ओर ले जा रही है। यह बात विश्व बैंक की ओर से जारी डिजिटल प्रोग्रेस एंड रिपोर्ट 2023 में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनौतियों के बावजूद लोगों के बीच डिजिटल असमानता को पाटने की दिशा में भारत की यात्रा इसके डिजिटल रूपांतरण में योगदान देने वाले कई सकारात्मक कारकों को दर्शाती है। खासतौर पर केंद्र सरकार की नीतियों और सस्ते डेटा की वजह से तीव्र डिजिटल तरक्की संभव हुई।
विश्व बैंक के मुताबिक भारत की इस डिजिटल तरक्की का सकारात्मक असर व्यापार, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों पर भी देखने को मिला है। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 के दौरान एमएसई कंपनियों ने डिजिटल समाधानों में 300% तक निवेश बढ़ाया, जो उनके व्यवसाय, बुद्धि और प्रौद्योगिकी के महत्व की बढ़ती मान्यता को दिखाता है। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में 88.07 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया है और ये अब 1 अरब टन के उत्पादन लक्ष्य से सिर्फ 11.93 करोड़ टन ही दूर है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश का कुल कोयला उत्पादन 89.3 करोड़ टन था। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन में 12% की बढ़ोतरी रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज केवल 8 अरब डॉलर की है, लेकिन हमारा अपना अनुमान है कि 2040 तक यह कई गुना बढ़ जाएगी। डीपीआईआईटी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई के नियमों में बदलाव किए हैं। डीपीआईआईटी ने उपग्रहों के लिए उपकरण बनाने में 100% विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय किया। सरकार ने उपग्रह विनिर्माण एवं संचालन में 74% और लॉन्च व्हीकल में 49% विदेशी निवेश को भी हरी झंडी दे दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई के नियमों में संशोधन के बाद देश में अंतरिक्ष उद्योग का आकार 2033 तक मौजूदा 8.4 अरब डॉलर से बढ़कर 44 अरब डॉलर हो जाएगा। अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से उतारे गए बॉन्ड को विदेशी निवेशकों से करीब 7 गुना ज्यादा आवेदन मिले। आवेदन करने वाले विदेशी निवेशकों में जुपिटर स्कॉट्स, पिमको, मेट लाइफ समेत बड़े निवेशक शामिल हैं। 2023 में महिलाओं की ओर से लाए गए लोन में 19% की बढ़ोतरी रही है। इस दौरान कुल लोन वितरण में 17% की वृद्धि रही है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिफ हाई मार्क की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में महिलाओं पर बकाया कुल लोन की राशि बढ़कर 30.95 लाख करोड़ रुपए रही है, जो 2022 में 26 लाख करोड़ रुपए थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक और आईआईएफएल फाइनेंस के बाद अब इन्वेस्टमेंट कंपनी जेएम फाइनेंशियल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। बैंकिंग रेगुलेटर ने जेएम फाइनेंशियल पर शेयर और डिबेंचर्स के बदले कर्ज देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आरबीआई का कहना है कि जेएम फाइनेंशियल के कामकाज में बड़ी खामियां पाई गई हैं। केंद्रीय बैंक का कहना है कि जेएम फाइनेंशियल कलेक्शन और वसूली प्रक्रिया के जरिए अपने मौजूदा लोन खातों से जुड़ी एक्टिविटी जारी रख सकती है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का जादू एक बार फिर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पिछले 1 साल के दौरान बिटकॉइन की कीमतों में करीब 196% का उछाल आया है। वहीं 2024 में इसकी वैल्यू करीब 40% बढ़ी है। भारत में भी 2022 के आम बजट में क्रिप्टो ट्रेडिंग से होने वाले लाभ पर 30% टैक्स लगा दिया गया था, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब निवेशक फिर से इस डिजिटल एसेट का रुख कर रहे हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का कहना है कि कंपनी ने टोरंटो में फूड डिलीवरी सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय आईआरसीटीसी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के मुताबिक स्विगी बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा से यात्रा करने वाले ट्रेन यात्रियों को भोजन वितरित करेगी। मर्सिडीज बेंज को उम्मीद है कि भारत अगले 3 साल में उसके शीर्ष 3 विदेशी बाजारों में शुमार होगा, क्योंकि देश में लग्जरी कारों की मांग लगातार बढ़ रही है। कंपनी के रीजन ओवरसीज प्रमुख ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बाद भारत मर्सिडीज बेंज का 5वां सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा खान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान बनने के लिए तैयार है। इस खान की उत्पादन क्षमता को वर्तमान 5.25 करोड़ टन से बढ़ा करके 7 करोड़ टन सालाना करने के लिए पर्यावरण की मंजूरी अब दी जा चुकी है। देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए NECL की विशाल परियोजनाओं में से एक इस गेवरा कोयला खान की भूमिका को ध्यान में रखते हुए कोयला मंत्रालय ने अपने कठिन प्रयासों से रिकॉर्ड समय में 7 करोड़ टन के पर्यावरण की मंजूरी प्राप्त करने में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करके इसको संभव बनाया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में पहले सफल द्विपक्षीय हाथ का प्रत्यारोपण किया गया।
ये साहस की एक शानदार कहानी है और मानवता का एक उदाहरण भी। इसमें महिला जिसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था, उसने अपने अंगों का दान किया और उसके हाथों ने इस पेंटर के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से थे। रेल हादसे में अपने शख्स ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे और बेहतर जीवन जीने की सारी उम्मीदें खो चुके थे। गंगाराम के डॉक्टर्स ने प्रत्यारोपण कर इन्हें ब्रेन डेड हो चुकी महिला के हाथ लगा दिए। मरीज को अब अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। रांची के संत जेवियर कॉलेज इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब 6 मार्च तक मतदान के प्रति युवाओं को जागरूक करने वाले वोटर्स की विभिन्न समस्याओं को दूर करने में मदद कर रही है। वोटरों की समस्या के निदान और नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कॉलेज कैंपस में शिविर लगाकर काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने 150 से ज़्यादा नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन भी किया है। रांची के संत जेवियर कॉलेज का इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब 19 फरवरी से मतदान के प्रति जागरूकता, वोटरों की समस्या के निदान और नए वोटरों को जोड़ने के लिए कॉलेज कैंपस में शिविर लगाकर काम कर रहा है। क्लब की कैंपस एम्बेसडर प्रकृति कृष्ण लकड़ा ने बताया कि इस दौरान उन्होंने 150 से अधिक नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन किया है। यही नहीं, मूवी और नुक्कड़ नाटक के जरिए वे मतदाताओं को लुभा रहे हैं। इनका ये अभियान 6 मार्च तक चलेगा। वोटर हेल्पलाइन ऐप गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है, जिससे कि कोई भी नया वोटर रजिस्ट्रेशन करके अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है। राइट्स और वोटर आईडी कार्ड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वोट देना आज की युवा पीढ़ी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी से लेकर 6 तारीख तक हम लोग वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप करते रहेंगे कॉलेज में। जिसका भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है वो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आकर संत जेवियर्स कॉलेज में वोटर आईडी बना सकते हैं। दरअसल युवाओं में लोकतंत्र के प्रति आस्था और इसकी मजबूती के लिए उनकी जरूरी सहभागिता को ध्यान में रखते हुए 2017 में रांची के संत जेवियर कॉलेज में देश के पहले इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब की स्थापना हुई, जिसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इसके दायरे को फैलाया गया। 2024 तक संत जेवियर्स कॉलेज उस इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब को मेंटेन करके रखा है। आज भी अलग अलग प्रोग्राम से बच्चे अवेयर हो रहे हैं। इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब में आज करीबन 240 बच्चे एज अ वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं और 2 एम्बेसडर है इस क्लब। इस नेक अभियान में एनएसएस भी महती रूप से सहयोग कर रहा है। एनएसएस के कोऑर्डिनेटर सूरज मंडल ने बताया कि देश के विकास के लिए सबको साथ लेकर चलना जरूरी है, इसलिए वे सभी से वोट के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं। जो ये मुनीम चल रहा है वोटर अवेयरनेस कैंप, एनएसएस और ईएलसी क्लब मिलकर जो कोलैबोरेट करके कैंप चला रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों तक वोटर अवेयरनेस पहुंचाना। इस क्लब में अपना योगदान दे रहे वॉलंटियर युवाओं से लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे आने का आह्वान करते हैं। अवेयर किया गया था और दिखाया गया था कि वोटिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग सबको वोट करना चाहिए। एक कि हम वोटर टर्नआउट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे कि वोटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। भारत एक युवा राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ निवास करने वाली कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी युवा है। इसलिए राष्ट्र को मजबूत करना है तो युवाओं को आगे करना होगा। जाहिर है, इसी सोच के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2017 में शुरू किया गया ये प्रयास जल्द ही रंग लाएगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। देश का आईटी कैपिटल कहा जाने वाला बेंगलुरु शहर इस वक्त पीने के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इसके चलते शहर के लोग पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। बेंगलुरु का एक बड़ा हिस्सा पानी के टैंकर्स पर निर्भर है। कर्नाटक सरकार ने पानी की कमी का कारण बढ़ती गर्मी को बताया और प्राइवेट टैंकर्स पर लगाम लगाने की बात कही है। कावेरी नदी के जलस्तर में कमी के कारण बेंगलुरु में जल संकट हर गर्मियों में देखा जाता है, लेकिन इस साल जलस्तर कम होने के कारण संकट गहरा गया है। अभी गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है और बेंगलुरु पीने की पानी की किल्लत से जूझने लगा है। इस साल संकट और गहरा गया है क्योंकि 50% से अधिक बोरवेल पूरी तरह से सूख गए हैं। शहर के लोग पानी के लिए कतारों में खड़े होकर अपनी प्यास बुझाने पर मजबूर हैं। हर सड़क पर ऐसे दृश्य आम हैं। यहाँ तक कि कई पॉश कॉलोनियों में भी लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में मिनरल वाटर भी उपलब्ध नहीं है।
When tankers are not available, even though they are pre-booked and the advance payments are made, the society managements are trying from various sources to procure a tanker, but it's not available. During the days, we only have access to only 3 to 4 hours in a day. We have access to water. Fresh water is not available, and the temperature is soaring up. Global warming is real. There's no action from the government. Today, the groundwater is also completely depleted. We truly have reached a day zero event. In fact, we probably had reached it earlier. We have been masking it by bringing water from the peripheral areas and probably areas outside Bengaluru city. We are also depending on a water resource which is 100 kilometers away. सोसाइटी में पानी की आपूर्ति करने वाले टैंकर निवासियों से पैसा लूट रहे हैं और इसलिए सरकार ने चेतावनी दी है और पानी की टंकियों को अपने कब्जे में लेने और टैंकरों के लिए एक सामान्य दर तय करने का फैसला किया है। शहर को अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम 1680 MLD और चाहिए। बेंगलुरु में लगभग 14,700 बोरवेल हैं, जिनमें से 6,997 सूख गए हैं, जबकि लगभग 7,784 काम कर रहे हैं। I am very seriously looking at it. I had a meeting with all the officials. We are taking over all the tanks. We are identifying the points where our water is available. 270 taluks have been tried. More than 3,000 borewells have been dried in Bangalore. We are just looking at whatever the water is coming from Kaveri. It is coming. The 5th stage will be completed only May end. It will be completed. We are at it. We will see that we provide water to very reasonable rate to all the people. कर्नाटक सरकार ने जल आपूर्ति के लिए 556 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने शहर के लोगों से जल संरक्षण के लिए पुनर्चक्रण और जल संचयन के उपाय करने का भी आह्वान किया गया है। हालांकि तब तक शहर के लोगों को पानी के एक गिलास के लिए भी पसीना बहाना पड़ रहा है। बेंगलुरु से आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी आज बिहार के बेतिया में होंगे। उससे पहले बेतिया के विधायक और बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी से हमारे संवाददाता राजेश राज ने खास बातचीत की है। रेणु देवी का कहना है कि पीएम को सुनने के लिए सभा में लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बेतिया में मौजूद हैं। ये पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर है और यहाँ की जो सदर विधायक हैं रेणु देवी, वो राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 5 बार की विधायक हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री आपके कंस्टिट्यूएंसी में आ रहे हैं, कितना बड़ा उत्साह है, कितनी बड़ी खुशी का माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम चंपारण में हमेशा ही खुशी का माहौल रहता है और हम कहते हैं कि चंपारण जो है वो मोदी का चंपारण है और मोदी चंपारण के हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि चंपारण से जब रिजल्ट होता है तो पहला खाता यहीं से खुलता है। लोग कहते हैं कि जब उत्तर से खाता खुलता है तो पूरा का पूरा खाता हम ही लोगों का खुलता है। और दोनों, हम अब तो 2 चंपारण हो गए, एक ही चंपारण अगर रहता तब भी, और दोनों चंपारण रहता है तो सबसे ज़्यादा हम लोग कम से कम 85% सीट हम लोग जीत के जाते हैं। हमारे मोदी जी आ रहे हैं तो हमें लगता है कि बच्चा बच्चा में उत्साह है। प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात करती रही है पहले से, विकास का एजेंडा जो है आपके टॉप एजेंडे में रहता है। अब तेजस्वी यादव भी आरजेडी का फुल फॉर्म जो है राइट, जॉब और डेवलपमेंट बता रहे हैं। राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी क्या प्रतिक्रिया देंगी इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको तो इसके बारे में चिंता ही नहीं है। अगर चिंता होता तो अगर इतना शॉर्ट नोटिस में हम लोगों का विधानसभा चला है और किसी को अगर बिहार की चिंता होती, बिहार की विकास की चिंता होती, तो निश्चित रूप से वो बिहार विधानसभा में उपस्थित होता। ये अपने जो है रैली करने के लिए या और मटर गश्ती करने के लिए वो हर जगह नहीं निकलता। और कोई कहता है कि मैं काम करता हूँ, तो ये इतिहास है कि जब भी काम हुआ है सब घोटालों का ही काम हुआ है। आज इनके भी राज्य में घोटाले हुए हैं। परिवारवाद पर हमला करते हैं और लालू प्रसाद जो है वो प्रधानमंत्री के परिवार पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, जो आदमी बड़बोलापन करे, जिसको पता ही नहीं है कि परिवार क्या है,
परिवार का मतलब ये नहीं होता है कि बेटा बेटी साला साली, ये नहीं होता है। आप देखे होंगे हमारे एक्स पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि परिवार का मतलब है संपूर्ण। ये भारत की संस्कृति में हम वैश्विक कुटुंब की जब बात करते हैं तो पूरे विश्व की बात करते हैं कि विश्व हमारा परिवार है। और हम तो सारे मोदी के परिवार हैं, हम लोग तो सारे मोदी के परिवार है। पूरा भारत मोदी का 140 करोड़ जब परिवारजन कहते हैं तो हम सारे 140 करोड़ लोग जो हैं वो मोदी के परिवार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। रेणु देवी जो बिहार की एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि परिवार जो है वो संपूर्ण परिवार मोदी का परिवार है। और लालू प्रसाद चाहे जितना भी अपने परिवार की बात करें, वो बिल्कुल अनर्गल प्रलाप है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब कल बेतिया में जनसभा को संबोधित करेंगे तो किस तरीके से वो फिर एक बार अटैकिंग मोड में नजर आते हैं। इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। कैमरामैन एजाज हुसैन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, बेतिया, पश्चिम चंपारण। सभी में ज्ञान का प्रसार भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल आधार है। ज्ञान की ज्योति से समाज, देश और विश्व को आलोकित करना भारतीय परंपरा में समाहित है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रांची में चल रही है कर्तव्य पथ पाठशाला। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं है, लेकिन राजधानी रांची की व्यस्त भीड़-भाड़ से अलग एकांत वातावरण में सजी ये पाठशाला किसी उम्दा विद्यालय से कम भी नहीं है। वो इसलिए कि यहाँ बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने का सलीका और बेहतर नागरिक बनने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। ये पाठशाला हर रविवार और हर छुट्टी के दिन में सजती है। आज से ठीक 1 साल पहले केवल 15 बच्चों से शुरू हुई इस पाठशाला का कुनबा अब काफी बड़ा हो गया है। इसे शुरू करने वाले युवाओं ने इसे नाम दिया है कर्तव्य पथ, जो इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। एक सेंटर पे जब हमें असर दिखने लगा तो हमने यहीं पास में 100 मीटर दूर पे दूसरा सेंटर चालू किया। एक और सेंटर है आधा किलोमीटर दूर, कठल टोली बोलते हैं वहाँ पे। फिर हमने चौथा सेंटर BIT मशरा में चालू किया है। और पर्पस यही है कि जितना मैक्सिमम सेंटर्स हम लोग शुरू करें जो सस्टेनेबल हो, एक बार शुरू हो तो लगातार चलता रहे, वहाँ के बच्चे सीखें। हम लोग बहुत रेगुलरली इस चीज़ को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं वो सीख पा रहे हैं कुछ की नहीं। सेंटर्स बढ़ते जाएं, बच्चे इन्वॉल्व होते जाएं और वो सीखते जाएं। इस पाठशाला के छात्र शिवा को अब मैथ के ऐसे ट्रिक और शॉर्टकट्स आते हैं कि वो आसानी से सवालों को हल कर लेता है। रूपा कहती हैं कि घर से ज्यादा उन्हें यहाँ मन लगने लगा है। यहाँ आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब चीज सीखने के लिए लगा, अच्छा लगा, सब चीज पढ़ने के लिए भी बहुत मजा लगता है हमें। मैं यहाँ कर्तव्य पथ क्लास में 6 महीना से आ रहा हूँ। मुझे यहाँ बहुत सारे मैथ्स के ट्रिक्स और बहुत सारा शॉर्टकट चीज़ मिले, जिससे मैं मैथ में अब जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाता हूँ। यही नहीं, समाज में बेहतर मुकाम हासिल कर चुके लोगों को सुनकर बच्चों की हौसला अफजाई होती है और जीवन में कुछ करने की तमन्ना को बल मिलता है। सब कोई अच्छे सीखते हैं, अच्छे बात, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से सभी को अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाता है। और यहाँ पे सभी को अच्छे, बाहर से बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए यहाँ पे, और हमें लोग को मिलने से बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से। फिलहाल रांची के 4 ऐसे इलाकों में कर्तव्य पथ संचालित हो रही है जहां ज्यादातर गरीब तबके और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले निवास करते हैं। जाहिर है यहाँ बच्चों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का बिल्कुल अभाव था, लेकिन अब भरोसा है कि एक बार आप इस पाठशाला का भ्रमण करें, आप निराश नहीं होंगे और आपको ऊर्जा भी मिलेगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 11 बजे के समाचारों में फिलहाल सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताएं कि सही पोषण न मिलने की वजह से बच्चे का विकास कैसे प्रभावित होता है, और ऐसा न हो इसके लिए बच्चे को पर्याप्त पोषण कैसे दिया जाए, कैसे माता पिता बच्चों को पर्याप्त पोषण दे सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकते हैं। नमस्कार। शिशु के स्वास्थ्य व विकास की चिंता माता पिता से लेकर परिवार के सभी सदस्यों को रहती है। बच्चे को क्या खिलाएं, कब, कितनी मात्रा में और कितनी बार खिलाएं, ऐसे कई प्रश्न मन में उठते हैं।
शिशु के सही व पूर्ण विकास के लिए आहार का विशेष महत्व होता है। स्तनपान शिशु का सर्वोत्तम पोषण है। विशेषज्ञों के अनुसार शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान की शुरुआत करने से शिशु के पूरे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शिशु के स्वस्थ जीवन की बुनियाद बेहतर बनती है। इसी तरह 6 माह की उम्र तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को कई बीमारियों से बचाने का काम करता है। उम्र बढ़ने के साथ शिशु की पोषण की आवश्यकता बढ़ने लगती है। 6 महीने की आयु के बाद केवल माँ का दूध शिशु के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए 6 महीने की आयु से ही शिशु को संपूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। 2 साल के कम उम्र के बच्चों में अगर सही पोषण ना दिया है तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। 6 महीने पे बच्चों को पूरा आहार शुरू करना चाहिए। गाढ़ा करने की ज़रूरत है खाने को, और उससे फिर 8 महीने पे थोड़ा और गाढ़ा, और 1 साल पे बच्चे को पूरा जो हम जिस रूप में सब्ज़ी हम खाते हैं उस रूप में सब्ज़ी खाना आना चाहिए। उसी रूप में दलिया खाना या ग्रेनी चीज़ें उसको खानी आनी चाहिए। 6 माह से बच्चा ऊपर का आहार पचा सकता है। 6 महीने के बच्चे में स्वाद के तंतु विकसित हो जाते हैं। निगलने और चबाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दलिया है, सूजी, साबुदाना, दाल यानी कि दाल का पानी नहीं, दाल खिलाएं जिसको अच्छी तरह मसल के बिल्कुल सॉफ्ट करके जो बच्चा अच्छी तरह खा सके। आलू, उबला आलू उसको मैश करके, केला दे सकते हैं मैश करके। इसके अंदर फैट यानी कि घी, तेल, मक्खन वो डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा क्वांटिटी में, मात्रा में बहुत कम खाता है। और हमारा जो हिंदुस्तानी खाना है, हम लोग का जो खाना है वो कार्बोहाइड्रेट से युक्त है, लेकिन हम बहुत थोड़ा खाते हैं। उसके लिए जो उनकी ऊर्जा की ज़रूरत है उसमें उसको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। बच्चे का आमाशय छोटा होता है, यदि उसे तरल पदार्थ से भर दिया जाए तो पोषण नहीं मिल पाता। यदि ऊपरी आहार में तरल ज्यादा हो और पोषण कम, तो ऐसे में बच्चा कमजोर होने लगता है। कुपोषण की समस्या घेर लेती है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पौष्टिक पदार्थ या भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण न मिले तो भी कुपोषण हो सकता है। सही पोषण बच्चे को बीमारियों से बचाता है, उसके आने वाले जीवन को बेहतर बनाता है, उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है और उसका पढ़ाई में मन लगता है। पेट बहुत छोटा होता है लेकिन उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम पे वो बहुत जल्दी बढ़ रहा होता है, इसीलिए उसे हर 2-2 घंटे में, हर 1.5 घंटे में खिलाएं, 2-2, 3-3 चम्मच जो भी वो एक्सेप्ट करे। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी एक बार में वो खाना ज़्यादा शुरू करेगा तो ये गैप अपने आप बढ़ता जाता है। बच्चों का बेहतर भविष्य पोषण के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। 6 महीने की आयु से बच्चे को संपूरक आहार देने से कुपोषण से बचाव कर शिशु का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। बच्चों के आहार में स्वाद के साथ पोषण का भी विशेष ध्यान दें और बच्चे को खाना खिलाते समय ये जरूर जान ले कि वो आहार कितना पौष्टिक है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सियासी बिसात पर